मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें, ताकि आपका लाइक करना और दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिखना इस बात की पुष्टि करता है कि मेरा वीडियो आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगा। मैं अपनी तरफ से शास्त्रों के आधार पर बनाता हूं और आप ही लोगों की कुंडलियां हैं और वैदिक ज्योतिष के योग हैं, सिर्फ आपको उनसे अवगत कराता हूं। जो मेरे पास कुंडली आई है या मैंने कुंडली लिखी है उसकी कैसे ग्रह, ताकि आप भी देख करके आपका फायदा उठा सके। क्योंकि बिना कुंडली के वीडियो बनाने से आपका मार्गदर्शन नहीं होगा, आपको फायदा क्या होगा। जब अगर किसी आप लोगों जैसे की कुंडली हो जो सफर कर रहा है, जो परेशानी कर रहा है, उसका बताएं तो आपको भी मार्गदर्शन होगा। तो दर्शकों, बात करते हैं आज हम हमारे वैदिक ज्योतिष में पराशर जी ने भी बताया है, बाकी सभी जो हमारे गणमान्य ऋषि देव हुए, विशिष्ट योगों के बारे में बताया है। विशिष्ट योग कब बनते हैं उनके विषय में बताया है। उससे पहले मैं आपको कुंडली के 12 भाव में बताऊं। मैं हमेशा बताता हूं, ये प्रथम भाव है, लगन का भाव है, वो स्वयं जातक है जिसकी की ये कुंडली है, उसका शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो प्रभाव उसको सम्मान प्राप्त हो सके या जो भी कुछ है। द्वितीय भाव धन का, वाणी का, कुटुंब का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का, साहस का भाव है। चतुर्थ भाव मकान, भूमि, माता का भाव है। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, संतान का भाव है। प्रेम प्रसंग का भाव है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण का है, संघर्ष का भाव है, सेवा का भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है, दबा हुआ धन है, विदेश भी है, शमशान भी है, कई चीजें आ जाती है, आयु भी है। नवम भाव भाग्य भाव है, धर्म का भाव है। और दसम भाव हमारा कर्म भाव है। एकादश भाव बड़े भाई का है, आमदनी का भाव है और हमको समाज से जोड़ता है। जब हमारी आमदनी अच्छी होगी तो अच्छा होगा एकादश भाव, हमारी इच्छा पूर्तियां होंगी, इच्छा पूर्ति का ही भाव है, ये एकादश भाव है। द्वादश भाव किसी प्रकार का मानसिक, शारीरिक और धन से संबंधित दंड का भाव है। सेवा सुख का भाव है, विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है, मोक्ष का भी भाव है। ये साधारण तौर पर हर आदमी को पता होना चाहिए। अब मैंने जो बात शुरू की थी विशिष्ट महापुरुष योग से, दर्शकों ये 4 केंद्र हैं, 1 2 3 4, ये 4 केंद्र हैं। यहां पर राशि कोई भी लिखे, इसको केंद्र कहा जाता है। अगर इन 4 केंद्रों में मंगल देव अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, तो रोचक योग बनाता है। मंगल के बाद आएगा बुध देव। बुध अपनी राशि, उच्च राशि वही है मिथुन है और उसकी उच्च राशि कन्या है। अगर इसमें हो केंद्र में तो भद्र योग बनता है। गुरुदेव अगर अपनी उच्च राशि में हो, अपनी धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, तो हंस महापुरुष योग बनता है। उसके बाद आता है शुक्रदेव। शुक्रदेव अपनी राशि में हो, वृषभ राशि है उनकी, तुला राशि है और उच्च राशि मीन राशि है, उसमें अगर केंद्र में हो तो माल्य योग बनता है। उसके बाद आता है शनिदेव। शनिदेव अपनी राशि में हो और उच्च राशि हो, तुला राशि उनकी उच्च राशि है और मकर और कुंभ उनकी अपनी राशि है, उनमें अगर केंद्र में हो तो शशक महापुरुष योग बनाता है। जिस भी कुंडली में शशक महापुरुष योग बनता है, अगर बलवान है, शुभ स्थिति में है, तो उसको सब मान सम्मान मिल ही जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग व्याख्या करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। सारांश ये है, वो अच्छा शुभ संचक है, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐश आराम मिलेगा, आप ऐसा मान के सोच लो। लेकिन उसके मापने के कई तरीके हैं। अगर वह उन तरीकों में खरा उतरता है तो उसकी बलवंता उतनी ही बढ़ जाती है, उतनी ही बल बढ़ जाती है। जैसे कि अगर किसी की कुंडली में धन योग हो, लक्ष्मी योग हो, तो आप ये सोचिए वो जातक किस माहौल में, किस परिस्थिति में पैदा हुआ,
उससे ऊपर जरूर उठेगा, उसको धन जरूर मिलेगा। और जो पहले से ही धनवान है तो वो धनवान बनेगा। तो इसी को कहा गया देश काल परिस्थिति के आधार पर। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है दर्शकों, लगन से लेकर के सप्तम भाव तक ये जो पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7, ये पोर्शन ऐसा है कुंडली का, इसमें जो ग्रह होते हैं वो अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और आपके ग्रह सप्तम भाव से एकादश तक इन भावों में होंगे, नवम दसम एकादश आदि में। ये 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। ये भाग्य भाव, दसम भाव और एकादश भाव ये महत्वपूर्ण भाव है। ये दृष्टि के भाव बताए गए हैं। इनमें जो ग्रह है, जो आप काम करोगे वो आपका काम दुनिया को पता चलेगा, दुनिया की नजर में आ जाओगे आप। जैसे कि मैंने विशिष्ट महापुरुषों का योग बताया, हम मंगल से ले लेते हैं। अगर मंगल यहां पर रोचक योग बनाएगा तो उसकी चतुर्दशी लगन पर भी जाएगी, मेषी लगन होगा, वो बलवान होगा। तो उस महापुरुष योग का संबंध लगन से या लगने से बन रहा है तो बढ़ते ही चली जाएगी बलवंता, उसका प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। और यहां पर जो आया है उसका कार्य व्यवसाय लोगों को पता चलेगा, प्रकाशित होगा, उसका जाना जाएगा। जैसे आज बहुत अरबपति करोड़पति जाने जाते हैं, वो जाना जाएगा। और अगर पहले से और सप्तम भाव में इधर आ गया, ये अंधेरे में आता है, अदृश्य पार्श आता है, अपने स्तर पर ही होगा, लोगों में पहचाना नहीं जाएगा। ये बात आप ध्यान से रख लो। क्यों? जो भी यहां पर लगन है, आपका जिस दिन का भी जो भी हो बालक जो पैदा होता है, आप ये मान लीजिए उस दिन सुबह सूर्य देव लगन में होते हैं। सूर्य देव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। अगर मान लिया सूर्य देव मेष राशि में चल रहे हैं तो उस दिन मेष में सूर्य होंगे, तो 1 महीने तक मेष लगन उदय होगा, सूर्य यही होंगे। मतलब जिस दिन का भी सूर्य उदय है और जिसमें सूर्य देव हैं, वो राशि लगन में आएगी। और लगन में आएगी तो फिर सूर्य देव ऐसे घूमते हुए जाएंगे। जब यहां आएगी दसम भाव में, वो दोपहर का टाइम है, वो दोपहर का टाइम है, दिन का टाइम है। आगे ऐसे ऐसे दिन ढल जाएगा, जब सूर्य देव यहां जाएंगे सप्तम भाव में तो सूर्य अस्त हो जाएंगे और ये अंधेरे का टाइम आ गया है। इसलिए कहा गया अदृश्य पार्श पर आ गया है। तो इसमें होगा, प्रकाशमान होगा, नजर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मंगल यहां पर होगा, ये उच्च राशि में, मकर राशि में उच्च का होता है, दसम भाव में मंगल उच्च का होगा, तो लगन को भी देखेगा। और मंगल स्वयं लग्नेश है, वो दुनिया में देश काल परिस्थिति में अपने दायरे में जैसे और ग्रहों की बलवंता होगी, वो जाना जाएगा। अब फलाना आदमी धनी है या फलाना आदमी काम अच्छे है, कुछ भी हो। अगर मान लिया मंगल जैसे सेना पुलिस का है तो पुलिस में होगा तो जनरल बनेगा, दुनिया जानेगी। और उसमें आर्मी में होगा और पुलिस में होगा तो आईजी डीआईजी बनेगा, दुनिया जानेगी। मतलब उसके काम दुनिया को पता लगेगा अगर इस पोर्शन में है तो। अब उसका आकलन के कई तरीके हैं। जो विशिष्ट योग जो बन रहा है उसको अकेला ऐसे ही लगन में आ गया, उससे कुंडली में आ गया, उससे नहीं बात बनेगी। कई तरीके हैं, तो हम बात लेकर के समझाएंगे। जो हमारे पास कुंडली है आज उसके चतुर्थ भाव में मंगल उच्च राशि का है। जो सभी का एक वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल की बात है। आप इससे पकड़ना, फिर आएगा तो दूसरे को बताते हैं क्या काम है। आप सुनते रहो, हम आपको बताते रहेंगे, कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन होगा। तो मंगल जब चतुर्थ भाव में उच्च राशि में होगा तो क्या प्रभाव देगा, उसके ऊपर हम वीडियो के सहित आप दें। अब पहले तो बात देखें, आगे मंगल से बढ़ने से पहले आप देखिए कि मंगल जो प्रभाव देगा उसमें मंगल की बात अलग रख दीजिए, कुंडली के बाकी चीजों को देखिए। आप कोई भी भाव देख रहे हैं
लग्नेश, नवास कुंडली के बिना अगर लगन कुंडली में का वर्णन किया जाता है तो अधूरा है। जब तक नवास नहीं है तो लगन कुंडली में भाव बताने से कोई मतलब नहीं है। ऊर्जा किससे मिलेगी? नवास कुंडली से मिलेगी। तो सबसे पहले लग्नेश का नवासपति की स्थिति क्या है? नवास की स्थिति भी क्या है? भाग्य भाव। उस भाग्य भाव के स्वामी के नवास में स्थिति क्या है? दसम भाव, क्यों कर्म भाव है, इसी से जाना जाएगा। 10 में इसकी स्थिति नवासपति क्या है, कैसा है? आमदनी का भाव आयस जो है उसकी भी नवास में स्थिति क्या है? नवासपति जो उसका बना ऊर्जा उनको वहीं से मिलेगी, वो क्या है? और द्वितीय हो गया भाव, भावेश, नवासपति, इनका क्या स्थिति है देखने का। क्यों? द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार कुटुंब का भाव है, और भी कोई भाव मैंने आपको ये बता दिया। इस तरह से नवासपति की स्थिति क्या है। उससे भी एक महत्वपूर्ण योग है, परमात्मा का ऐसा प्लानिंग है जब जातक को पैदा करता है उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उसको पृथ्वी में जन्म दिया जाता है। और जिस टाइम पर जन्म होता है तो चंद्रमा किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र उसकी पूरे जीवन की रूपरेखा निर्धारित करता है, जिसको कहते हैं जन्म नक्षत्र। चंद्रमा आपका जिस राशि में है वह आपकी राशि होती है, जिस नक्षत्र में है वह नक्षत्र होता है। वह जन्म नक्षत्र आपकी पूरे जीवन की रूपरेखा निर्धारित करता है, क्यों? दशाएं उसी के अनुरूप आती है। तो इसलिए कहा गया जन्म नक्षत्र बलवान है। अब आपका जो बात आई, अगर आपका जो उच्च राशि में है ग्रह कुंडली में कहीं पर भी हो, वो जरूरी बात है किसी नक्षत्र में भी होगा। उस नक्षत्र का और जन्म नक्षत्र का क्या तालमेल है, तभी तो उसका पूरा फायदा मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। जहां तक आप बात से, तो आज हम आपको मंगल के विषय में बताएंगे। इसी के लिए हम आपको कुंडली से बताते हैं। कोई भी ग्रह उच्च राशि में हो, मैंने आपको बता दिया। चतुर्थ भाव में उच्च राशि का मंगल कितना शुभ या कितना अशुभ होगा, आप स्वयं देखें। जातक का जन्म 12/1/1981 शुक्ल पक्ष है, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, 2 चरण 2 सोमवार को रात को 12:55 पर हुआ। एक तो दर्शकों, मैंने यह अनुभव लिया है, जो रात के टाइम पर जन्म लेते हैं ना, 12:30-1 बजे, तो हमारे जितने भी भगवान हुए हैं ना, उनमें सभी कलाएं थी और रात ही को हुए हैं। तो ऐसे बालक भी कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के आते हैं। हुआ जन्म के समय पर तुला लगन है 0045, बस यानी कन्या लगन खत्म हुआ, तुला लगन शुरू हो गया। टाइम के हिसाब से अगर किसी का प्रोग्राम कैसा हो तो भाई ये कन्या लगन भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां पर नक्षत्र की बात आ रही है, तो कोई भी नक्षत्र आने तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ समझने के लिए कुंडली समझिए। द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि है, तृतीय भाव में शुक्र लगने 7 डिग्री है और सूर्य 27 डिग्री है। चतुर्थ भाव में मंगल उच्च राशि में 15:44 लेकर के, केतु 18:07 लेकर के है। चंद्रमा मीन राशि में है, दसम भाव का स्वामी यहां पर है, चंद्रमा है, और राहु दसम भाव में है। गुरु और शनि दोनों बराबर अंशों में 16 डिग्री जो है और 16 ये ग्रहों की स्थिति रही। अब हम नवास देखते हैं, तो नवास भी मैंने ये आपको बता दिया है। हालांकि मैंने आज पुष्कर नवास वगैरह वो नहीं निकाला, कोई बात नहीं, हम आज बताएंगे नवासपति, इसलिए 10 मास भी मैंने बता दिया। अभी देखते हैं, हम लगन से शुरू करते हैं। लग्नेश शुक्र है और नवास में कहां पर है? मिथुन राशि में है शुक्र। तो शुक्र का नवासपति कौन हुआ? बुध हुआ। तो लग्नेश का जरूर देखना है, लग्नेश का नवासपति कौन हुआ? बुध हुआ। बुध तो यहां पर अस्त है, बलवंता कमजोर हो गई, पहली बात। क्यों? लग्नेश को जो ऊर्जा मिलेगी उसका नवासपति देगा। नवासपति बुध है और लगन कुंडली में बुध अस्त है, अस्त हो, बलवंता कमजोर हो गई, और बुध 9 भाव का स्वामी भी है। आप इसका रत्न धारण कर सकते हो, मैं साथ साथ बता दिया, 9 भाव का स्वामी है। अब भाग्य भाव और भाग्येश,
भाग्य भाव में यहां पर मिथुन राशि है, तो भावेश ऑलरेडी अस्त है। और बुध कहां पर है? बुध कर्णवासपति शनि है, जो कि द्वादश भाव में है, न्यूट्रलाइज में है, आप ऐसा मान के सोच लो। दसम भाव और दसमेश का नवासपति, दसम भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि का चंद्रमा कन्या राशि में है, तो दसमेश का नवासपति भी कौन हुआ? बुध हुआ। बुध अस्त है। ये तीन चीजों मैंने आपको बता दिया। लग्नेश का, भाग्य का, दसम भाव का स्वामी अस्त है, तो कुंडली जिस तरह से जाती जा रही है तो वो कमजोर होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। आमदनी के भाव का स्वामी सूर्य यहां पर धनु राशि में है और यह धनु नवास में है, गुरु है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहां से देखिए दर्शकों, बात हमारी थी मंगल उच्च राशि में। मंगल मकर राशि में उच्च राशि का होता है और मकर राशि की 30 डिग्री है, 0 से लेकर 10 अंश तक 3 चरण है। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के, जिसका स्वामी सूर्य है, उसमें भी आपका उच्च का माना जाएगा। कहीं पर भी होने दो, आप अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए आपका है तो, कि मंगल कहां पर है। उत्तराषाढ़ा में भी उच्च का माना जाएगा। उसके बाद आएगा श्रावण नक्षत्र, 10 डिग्री से 23-20 तक श्रावण नक्षत्र के 4 होंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा है, उसमें भी उच्च का ही माना जाएगा। पूरी मकर राशि में उच्च का माना जाएगा, लेकिन सूर्य के नक्षत्र हैं, चंद्रमा के नक्षत्र हैं और धनिष्ठा नक्षत्र स्वयं मंगल के नक्षत्र हैं। यानी मंगल उच्च का मकर राशि में होगा, 3 नक्षत्रों में कहीं पर भी होगा। आप अपनी कुंडली उठा करके देख लीजिए। अब देखिए आपका जन्म नक्षत्र क्या है। जैसे इसमें मैं बताया, जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है, जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है। अगर आपका जन्म नक्षत्र, इसी से मैं आपको बताऊंगा, आप गिनती कर लेना। अगर जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है और मंगल उत्तराषाढ़ा में है, तो 5वीं तारा होगी, शत्रुवत प्रभाव होगा, उच्च राशि का कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। शत्रुवत होगे, अवरोध आएंगे, परेशानी आएंगी, सो भी आएंगे, अगर मंगल उत्तराषाढ़ा में होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा है और मंगल स्वर्ण नक्षत्र में है, 10 से लेकर 23-20 तक, यहां पर मंगल स्वर्ण नक्षत्र में है, छठी तारा होगी। छठी क्या होगी? साधक। आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा और आपको मंगल वारे के नारे करेगा, शुभ प्रभाव देगा। यहां पर यह देखना जरूरी है। उसके बाद अगर धनिष्ठा में मंगल है, अपने नक्षत्र में है धनिष्ठा में, लेकिन जन्म नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा और मंगल अपने ही नक्षत्र में। कहेंगे कि मंगल तो उच्च राशि का, मंगल के नक्षत्र में। भाई ये तो देखो जन्म नक्षत्र क्या है, कौन सी तारा है, तो वहां पर भी उसके फलों में कमी आ जाएगी। क्यों? वो 7वीं तारा होगी, जो वध होगी, परेशानी होगी, वो परेशानी देगा। हालांकि वो अपने नक्षत्र को खराब नहीं करेगा, देगा, लेकिन जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल नहीं देगा, आपको ज्यादा परेशानियां आएंगी। तो यहां पर मंगल के उच्च राशि के होने का नक्षत्र के आधार पर जो फर्क पड़ेगा, आपके जन्म नक्षत्र से आप काउंट कीजिए, उतना ही आपको फल देगा। अब मंगल के साथ केतु है। केतु का प्रिंसिपल रहा है कि उच्च के साथ अगर ग्रह है, स्वराशि के साथ है, तो उसके चौगुना बना देता है, उसको भी पावर है। जब केतु की दशा थी 2019 तक, 26 जनवरी 2019 तक, और केतु भी श्रावण नक्षत्र में है, क्योंकि छठी तारा में है, जन्म नक्षत्र से केतु भी श्रावण नक्षत्र में है, तो क्या हुआ? 26 जनवरी 2019 तक इस जातक का काम धंधा, यह जातक ज्वेलरी का काम करता है, सोने चांदी वाला काम करता है, बहुत अच्छा था उसके आधार पर। ये नहीं कहूंगा अब भाई बाहर लोगों की लाइट में था,
लेकिन अच्छा था, ठीक था, धन की स्थिति अच्छी थी। अब आया कोविड, नाम तो हो गया कोविड का, कि कोविड के बाद पैसा डूब गया। पैसा कोविड ने नहीं डुबाया, डुबाया किसने? 19 के बाद शुक्र की दशा आ गई, जो 26/1/19 से 26/11/39 तक अभी चल रही है, और शुक्र मूल नक्षत्र में है। शुक्र मूल नक्षत्र में है, और जन्म नक्षत्र से 21वां नक्षत्र आता है, 3 विपत्त तारा आती है, परेशानी आती है, बाधक है। यानी लग्नेश की तारा भी, जैसा मैंने पहले बताया था आपको, पहले पिछले वीडियो बताया था, वो भी शुभ नहीं रही, मूल नक्षत्र में है उत्पाद से, तो शुक्र की भी नहीं, और उसका व्यवसाय बैठ गया। जो कमा लिया उसने केतु तक कमा लिया, उसके बाद बैठ गया। लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल जीवन साथी है, अब दोनों, खुद और वो, जीवन साथी और वो दोनों परिश्रम से लगे हैं अपनी बात को साधने के लिए, लेकिन पहली जैसी अभी तक भी नहीं आई है। पहली जैसी नहीं आई है। एक तो यहां से छठे भाव में मंगल इस तरफ है, छिपा हुआ है, लगन से कोई प्रभाव है नहीं, न लगने से है, इसका लेना देना कोई नहीं है। दसम भाव को देख रहा है। अब दूसरी चीज कहां पर भी और बलवंता मिली इनको, चंद्रमा से दसम में सूर्य, चंद्रमा से दसम में सूर्य है, और सूर्य अगर आपका धनु राशि में सूर्य है, शुभ स्थिति में है, 12 भाव में से कहीं पर भी है, तो आप जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल के आधार पर आपको पैसा लेना नहीं पड़ेगा। आप 10 रुपए किसी को दे सकते हैं, लोगे नहीं, क्यों? धनु का सूर्य इतना आपको धन दे देता है। तो दसम भाव में सूर्य है, धनवान बनाता है। चंद्रमा लगन से एकादश भाव में उसका मंगल है। चंद्रमा लगन हुआ तो द्वितीय भाव में क्या आई? मेष राशि आई, एकादश भाव में मंगल आई। जब द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में किसी भी कुंडली में होगा, उच्च राशि में होगा, अटूट लक्ष्मी का स्वामी होगा, तो मिल रही है, परिश्रम से मिल रही है, अदृश्य पार्ट में है, परिश्रम जीवन साथी और स्वयं को करना पड़ रहा है, काम चल रहा है। लेकिन जो पहले 19 तक थी, जहां तक केतु की दशा थी, उसमें जमीन आसमां खड़ा हो गया, फर्क आ गया और पैसा डूब गया, क्योंकि दशा ऐसी आ गई, विपत्त आ गई कि शुक्र की स्थिति ऐसी आ गई, शुक्र की स्थिति ऐसी आ गई। और द्वितीय भाव का स्वामी जो मंगल है, उच्च राशि में है। ज्योतिष बताता है अगर द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में उच्च राशि में हो तो धन के वारे नारे होंगे, बिल्कुल होंगे, और है, अभी भी ऐसा नहीं है। जिस माहौल में जातक ने जन्म लिया उससे कहीं ऊपर है। अगर यही चीज यहां पर आ जाती, दिस पार्ट में आती, तो ऐसे जातक, और जितने ये जो कमियां मैंने बताई आपको नवास्पति की, ये कमियां मिनिमाइज होती, संपूर्ण कोई कुंडली नहीं होती, तो ऐसे जातक बहुत ऊपर उठते हैं, जो कि नाम आता है, जिनका धनाट्यों में नाम आता है, ऐसे जातक उठते हैं। वो मैंने आपको बताया देश काल परिस्थिति के आधार पर। तो ये अंतर आ जाता है कि आपके उच्च ग्रह भी पूरा फल नहीं देते हैं। इसी तरह से बाकी का भी है, अगर लगन से संबंध हो, लग्नेश से संबंध हो, और जिस राशि में है मंगल, उसके स्वामी की भी स्थिति अच्छी हो, जिस नक्षत्र में है उसके स्वामी की यह स्थिति हो। अब मकर राशि में है, मकर राशि का स्वामी शनि है, गुरु के साथ में, गुरु और शनि दोनों बराबर डिग्री में है। वैदिक ज्योतिष से बताता है जब गुरु और शनि बराबर डिग्री में होते हैं तो सांसारिक सुखों की हानि होती है, और वो धन और सब कुछ सांसारिक सुखों में आ गया। तो वो भी, मकर राशि का स्वामी भी ठीक नहीं। मंगल जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी कौन है? श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा, चंद्रमा भी यहां छठे भाव में आ गया। अगर चंद्र लगन से देखते हैं तो लगन में आ गया, तो यहां पर कुछ राहत मिल रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं जैसा हम सोचते हैं। अगर यही मंगल यहां होता तो लग्नेश बलवान होता, स्वयं लगन होता, तो मतलब और ग्रहों का भी साथ चाहिए। अकेले भाव से, अकेले ग्रह से अगर कोई बोले अब शनिदेव यहां होंगे तो करोड़पति बता देंगे, मुझे भाई कुंडली में बता दो कौन सा करोड़पति बना, नहीं, ऐसा नहीं है।
उसके लिए बहुत सी चीज देखी जाती है, जहां पर राशि अधिष्ट जिस ग्रह जिस राशि में उसका स्वामी की स्थिति, नवासपति की स्थिति, जिस नक्षत्र में उस नक्षत्र के स्वामी की स्थिति और जन्म नक्षत्र से उस नक्षत्र की स्थिति वो असली है। तो रूपरेखा जन्म के टाइम पर लिख दी जाती है, वही आपका जन्म नक्षत्र बनता है। तो इसलिए ऐसा बाकी आप सभी उच्च ग्रहों के भी मान सकते हैं। दशमांश कुंडली में अच्छा व्यवसाय है क्योंकि दसम भाव का स्वामी यहां पर देख रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी भी शनि उच्च राशि में है, ठीक है। लेकिन जो परेशानी आई तो आई, व्यवसाय इसलिए ठीक है और जब तक जीरो से उठा है ऊपर उठा है। प्रकाश वाली बात नहीं है कि बहुत बड़ा बन गया, उतने तो ग्रह बने ही नहीं। क्यों? भाग्य ने भी साथ दिया। नवासपति भी 3 जगह जो मैंने आपको बताया, लग्नेश का, भाग्य का, दसम भाव का स्वामी नवासपति बुध है, तो वो नवासपति ऊर्जा देता है। ये आता है प्रेडिक्शन, ये होते हैं कि जातक को कैसे होगा। ऐसे हवा में बोल देने से वो नहीं होगा, यहां पर इस तरह से होगा, बाकी ग्रहों का भी साथ होगा तभी उठेगा। 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। जिस तरह शरीर के अंग हैं, सभी अंग चाहिए, इसलिए बाकी भी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब ने सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।